हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे लोगों की इच्छा है सरकारी नौकरी में जाने की, लेकिन उस सरकारी नौकरी में बहुत छोटा सा चंक ऐसा है जो पर्टिकुलरली इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन नेवी में जाना चाहता है। तो इस वीडियो में आपको एक ऐसे एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा, सीडीएस, ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, जिसको यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी वही संस्था है जो आपके आईएएस, आईपीएस, आरएस का पेपर करवाती है, जिसकी बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं। एनडीए का पेपर भी यही करवाती है, और यही जो है संस्था सीडीएस का पेपर भी करवाती है। सीडीएस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप डायरेक्टली इंडियन आर्मी में बहुत अच्छी रैंक पे जो है एंट्री कर सकते हैं। कब इसका एग्जाम होता है, क्या इसका एग्जाम का प्रोसेस है, कैसा इसका रिटन होता है, कैसा इंटरव्यू है, सारी डिटेल मैं आपको इस एक वीडियो में बताऊंगा। शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा मेरे दोस्त। सीडीएस का पेपर पहली बात तो साल में 2 बार होता है, जिसे हम सीडीएस फर्स्ट और सीडीएस सेकंड कहते हैं। सीडीएस फर्स्ट का जो पेपर होता है वो साल के पहले 6 महीने में फरवरी मार्च के आसपास होता है, और सीडीएस सेकंड का जो पेपर है वो लास्ट के 6 महीने में, यानी कि सितंबर अक्टूबर के आसपास होता है। जनरली सीडीएस में 100-150 वैकेंसी ही आती हैं, लेकिन इस बार जो सीडीएस सेकंड 2024 के फॉर्म आए हैं उनमें वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 459 वैकेंसी हैं। ठीक है भाई, चलिए तो पूरी जानकारी इसकी शुरू करते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन सेकंड का फॉर्म आ चुका है, आप इसको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको upsconline.nic.in की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जैसे कि हमारी एसएससी की वेबसाइट है ssc.gov.in, आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 15 मई 2024 से, और आपके पास 4 जून 2024 तक लास्ट डेट है सीडीएस का फॉर्म भरने की। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए उसके बाद आपको 5 जून से 11 जून तक लगभग 1 वीक का समय दिया जाएगा कि आपने फॉर्म में कोई डिटेल भरने में गड़बड़ कर दी है, फोटो अपलोड में या किसी जानकारी में, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम की डेट इसकी आ चुकी है। इसका एग्जाम होगा बेटा 1 सितंबर 2024 को। अगर इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जैसे एसएससी की फीस हमारी 100 रुपए होती है, तो इसकी जो फीस है वो 200 रुपीज है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, बाकियों के लिए निल है। एज लिमिट की अगर बात करें तो 19 से 24 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं वो अब इस फॉर्म को भर सकते हैं, 19 to 24 ईयर्स। ठीक है जी, इस एज लिमिट के लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 30-30, 32-32 साल के अधेड़ लोग जो है सीडीएस का फॉर्म भर पाएंगे। जल्दी एंट्री है, जल्दी रिटायरमेंट है, क्योंकि आर्मी में जरूरत है यंग लोगों की, ठीक है ना, यंग एनर्जेटिक दिमाग से तेज तर्रार लोगों की। ओके, क्योंकि आर्मी एक जॉब नहीं है, आर्मी एक सेवा है जो देश के लिए दी जाती है। इसमें परिवार से पहले देश आता है, ठीक है ना, दूसरी सरकारी नौकरी की तरह नहीं है भाई साहब ये जी। अगर हम इसकी बात करें मेरे दोस्तों, तो वैकेंसी जो आई है टोटल 459 वैकेंसी आई हैं। सीडीएस का एग्जाम किन किन पोस्ट के लिए होता है? सबसे पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी एएफए, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए। देखिए मेरे दोस्तों, जो गर्ल्स हैं वो केवल और केवल ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ही एलिजिबल हैं, जिसकी चेन्नई में पोस्ट आई हैं 19। ये मैं गर्ल्स के लिए बता रहा हूं। बाकी गर्ल्स ये एएफए और इंडियन नेवल एकेडमी के फॉर्म नहीं फिल कर सकते, वो केवल ओटीए में एंट्री कर सकती हैं। बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 100 वैकेंसी हैं, इंडियन नेवल एकेडमी में 32 वैकेंसी हैं, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में 32 वैकेंसी हैं, और ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, जो कि आदमियों के लिए है, शॉर्ट सर्विस कमीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी सर्विस मात्र 14 साल की है। आपको 40 से पहले जो है रिटायरमेंट कर दिया जाता है, तो इसमें आपकी 276 वैकेंसी हैं। सभी को जोड़ लेंगे तो टोटल 459 वैकेंसी हैं, जो नॉर्मल संख्या से बहुत ज्यादा हैं। इतनी वैकेंसी सीडीएस में जनरली आती नहीं है। अगर हम बात करें कि किस एलिजिबिलिटी के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी,
इन दोनों के लिए ही मेरे दोस्तों आपको किसी भी स्ट्रीम में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप बीएससी हो, चाहे आप बीटेक हो, इवन चाहे आप बीए हो, चाहे आप बीकॉम हो। एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो यूनिवर्सिटी मतलब 2 नंबर से ना चल रही हो, सरकार की नजरों में मान्य हो, ऐसी यूनिवर्सिटी से आपको कोई भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेकिन नेवल एकेडमी, नेवी में जाने के लिए मेरे दोस्तों आपको बीटेक होना बहुत जरूरी है। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग बीई या फिर बीटेक होना कंपलसरी है। ओनली बीटेक इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन वाले ही नेवी में जा सकते हैं। फॉर द एयरफोर्स बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में आपकी चलेगी, लेकिन यह कंपलसरी है कि आपकी फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए 12th में। 12th में फिजिक्स और मैथ है तो इसका मतलब आपके पास 10th भी में भी होगा, यानी कि आपकी स्कूलिंग पूरी साइंस मीडियम से होनी चाहिए, तो ही आप जो है एयरफोर्स में जा सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ओटीए वाले एनी जो है बैचलर डिग्री, और बाकी के लिए आपको जो है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगी है। नेवल एकेडमी के लिए बीटेक और इसमें फिजिक्स मैथ होना चाहिए 12th में। आगे चलते हैं दोस्त। अगर हम बात करें तो इसका पेपर जो है वो ऑफलाइन होता है। पेपर आज भी इसका ऑफलाइन होता है मेरे प्यारे दोस्त, ऑनलाइन पेपर नहीं होता है, क्योंकि भरने वाले बहुत कम होते हैं। रेलवे की तरह नहीं है कि 2 करोड़ लोग भाव फॉर्म भर रहे हैं, है ना। एसएससी की तरह नहीं है कि 40 लाख फॉर्म भर रहे हैं, मात्र 1 से 2 लाख लोग ही फॉर्म इसके भरते हैं, क्योंकि बहुत ही क्रीम बच्चा इसमें एंट्री करता है ना, जिसका आईक्यू बहुत अच्छा है, जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है ना। बहुत छोटी सोच रखने वाला आदमी जो है इंडियन आर्मी के लिए, सीडीएस के लिए नहीं बना है। चलिए, पेपर इसका ऑफलाइन होता है। 3 पेपर करवाए जाते हैं, इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का। 2-2 घंटे के 3 पेपर होंगे और एक ही दिन में आपसे लिए जाएंगे, है ना। एक पेपर इंग्लिश का, एक मैथ का और एक रीजनिंग का। एक मॉर्निंग में हो जाएगा मेरे दोस्तों, और एक आपका दोपहर में हो जाएगा, और एक आपके शाम के टाइम हो जाएगा दोस्त। ठीक है, 3 पेपर होंगे, यानी कि आपको एग्जॉस्ट कर देंगे। एक दिन में 6 घंटे आपका पेपर होगा, 6 घंटे। फॉर एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए और इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स, इसके लिए मेरे प्यारे भाई इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स तीनों ही पूछे जाएगा। रीजनिंग मैंने गलत बता दिया, सॉरी। इंग्लिश, मैथ और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा मेरे दो। 2-2 घंटे का पेपर होगा और 100-100 मार्क्स का ये जो है पेपर होगा, यानी कि 100-100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। मैं आपको बता दूं कि सीडीएस के एग्जाम्स का जो लेवल है वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप मैथ देंगे तो मैथ का पेपर भी एसएससी रेलवे की तुलना में बहुत ज्यादा टफ, मुश्किल और हाई लेवल का होता है। जनरली इसमें एडवांस मैथ ज्यादा पूछा जाता है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो एडवांस मैथ का पोर्शन ज्यादा होता है। अर्थमेटिक की यहां पर कोई इज्जत नहीं है कि अर्थमेटिक बनाए गधा घोड़ा, एडवांस बनाए टैलेंटेड आदमी। ठीक है बच्चे। और यानी कि और एडवांस मैथ में भी अगर आप बात करें ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, इन चारों चैप्टर से ही आपके 100 में से 60+ क्वेश्चंस बन जाते हैं मैथ की अगर बात करें। ठीक है। इंग्लिश भी मेरे दोस्तों बहुत हाई लेवल की होती है। और जनरल नॉलेज दोस्तों यूपीएससी लेवल का, यानी कि सवाल ऐसे नहीं आएंगे कि सबसे बड़ा डैम कौन सा, ये नहीं पूछेगा मेरे दोस्त। ऑप्शन भी ऐसे देगा कि बहुत बड़ी लैंग्वेज होगी सवाल की, 4 विकल्प देगा। ए बी सी सही हो सकते हैं, ए सी सही हो सकते हैं, ए सी सही हो गया तो बी सही नहीं हो सकता, ए बी सही है तो डी क्यों गलत है, इस तरीके ऑप्शन होगा। टेक्निकली पेपर होगा, यानी कि जनरल नॉलेज का भी। हर एक को आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात करते हैं यानी कि ओटीए के, तो उसमें मैथ नहीं आता है, उसमें केवल आपसे इंग्लिश और जनरल नॉलेज ही पूछा जाएगा, यानी कि 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के, 2-2 घंटे के। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात आपको समझ में आई। आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जो मैथ्स के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो मैट्रिक लेवल का होगा, 10th लेवल का होगा। लेकिन सही मायने में बताऊं, 10th में कहीं भी ऐसे सवाल नहीं पढ़ाए जाते हैं। और अगर 10th जैसे सवाल सीडीएस में आते हैं, सिलेबस में लिखा हुआ है कि हाँ जी हम 10th लेवल की गणित पूछेंगे, अगर स्कूलों में अगर वैसी गणित पढ़ाना शुरू कर दिया जाए तो स्कूल खाली बंजर हो जाएंगे, लोग पढ़ाई छोड़ देंगे कि हमारे बस की नहीं है। यानी कि लेवल जो है वो काफी अच्छा होता है, सीजीएल मेंस से भी ऊपर लेवल का पेपर होता है।
जी, स्टैंडर्ड ऑफ पेपर इन अदर सब्जेक्ट विल अप्रोक्सीमेटली बी सच मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ ग्रेजुएट ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी। बाकी जनरल नॉलेज का और इंग्लिश का जो लेवल होगा वो किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट लेवल के जो है एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, यानी कि 10-12 से ऊपर ग्रेजुएशन लेवल का आपसे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पूछी जाएगी दोस्त। आगे चलते हैं दोस्त, इंग्लिश क्वेश्चन पेपर जो है, अगर मैं हम बात करें सिलेबस में, तो सिलेबस में क्या आता है, क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंड ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। यानी कि इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि इतने सिनोनिम आएंगे, इतने एंटोनिम आएंगे, इतने पैराग्राफ आएंगे। इंग्लिश मतलब इंग्लिश जिसमें वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, और ऐसे ही जनरल नॉलेज के बारे में है। ओके, जनरली जो इसमें करंट अफेयर बहुत ज्यादा आता है, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ इसमें पूछा जा सकता है। दुनिया में जितना भी जनरल अवेयरनेस अवेलेबल है सब कुछ इसमें आ सकता है, कहीं से कुछ भी। जी, अगर हम बात करें तो मैथ का जो सिलेबस है वो अर्थमेटिक, जो कि बहुत ही मिनिमम पूछा जाता है, एक एक सवाल ही आता है, जैसे परसेंटेज का 1-2 सवाल, प्रॉफिट लॉस का 1-2 सवाल, सीआईएसआई का 1-2 सवाल। एलजेब्रा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अगर एलजेब्रा की बात करें तो लगभग 15 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। ट्रिग्नोमेट्री की भी बात करें तो 10 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। ज्योमेट्री की हम बात करें तो 20 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। मेंसुरेशन की बात करें तो 15 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो इसके भी 5 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। यानी कि एडवांस मैथ और स्टैटिक्स का ही ज्यादा वेटेज होता है मैथ वाले सेक्शन में। ठीक है, रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपको एसएसबी यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इसका इंटरव्यू 4 से 5 दिन चलता है। जितने भी लोग रिटन क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू में पहुंचते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा बच्चों को पहले दिन ही खाना खिला के इज्जत देते हुए घर पे वापस भेज दिया जाता है, उनकी सकल मात्रा और पर्सनैलिटी को देखकर ही। ठीक है, जो बच्चे लास्ट तक सरवाइव करते हैं उन्हीं का ही फाइनल सिलेक्शन सीडीएस के लिए होता है। एसएसबी जो है उसमें 2 स्टेज हैं, 2 सिलेक्शन के प्रोसेस हैं, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। जो कैंडिडेट दोनों स्टेज को, फर्स्ट स्टेज को क्लियर करेंगे वो सेकंड स्टेज में जाएंगे, और उनकी डिटेल ये है। पहली स्टेज में मेरे दोस्तों ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग OIR टेस्ट होता है, यानी कि इसमें ना कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे आपको एक कोड दे दिया, आपने फिल्मों में देखा ना टेररिस्ट के कोड होते हैं, आपको एक कोड दे दिया सिंपल सा, आपको एक कोड ब्रेक करना है। आप ग्रुप में भी मिलकर कर सकते हैं, वहां मतलब हर दिन अलग अलग हिसाब से वो करवाते हैं। पिक्चर परसेप्शन होता है, आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, वो पिक्चर आपको समझनी है, पढ़नी है, उस पिक्चर से क्या आप एनालिसिस कर सकते हैं, कर रहे हो, वो आपको बतानी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा। द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस इन OIR टेस्ट एंड PP एंड DT। इन तीनों टेस्ट के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, फिर उसके बाद आप स्टेज सेकंड में जाएंगे। स्टेज सेकंड में मेरे दोस्तों आपका ये समझिए कि पर्सनल इंटरव्यू होता है, और उसमें एक ग्रुप डिबेट होती है। ग्रुप डिबेट में आपको ढीले नहीं पड़ना है। ग्रुप डिबेट में जो बच्चा एग्रेसिव होगा उस पर नजर ज्यादा रहती है। इंटरव्यू होगा, ग्रुप टेस्ट होगा, ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजी टेस्ट होगा, और कॉन्फ्रेंस होगी। इंग्लिश में मेरे दोस्तों आपको कन्वर्सेशन करना है, ऐसा नहीं कि आप मेरी तरह वहां हिंदी में शुरू हो गए तो आपको चप्पल मार के भगाया जाएगा। इंग्लिश मतलब आप ऐसे हिंदी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने 2 वर्ड हिंदी के बोले लेकिन फटाक से माइंड को आपने प्रिपेयर किया, फिर दोबारा से इंग्लिश में शुरू हो गए। ठीक है बच्चे, द डिटेल ऑफ दिस टेस्ट, इन टेस्ट की जो डिटेल है आपको www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर मिल जाएंगी। आपको वहां पे सैंपल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे बहुत सारे, जिससे कि आप समझ पाओगे कि कैसा टेस्ट ये होता है। बहुत सारी कोचिंग्स जो हैं एसएसबी की अलग से तैयारी करवाती हैं। कोई रिटन ऐसा है कि नॉर्मल बच्चे कर लेते हैं, बीटेक वाले कर लेते हैं थोड़ी सी तैयारी में। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीडीएस का रिटन कई बार निकाला है, बार बार वो एसएसबी में जाके फंस जाते हैं। तो अलग से इसकी बच्चे तैयारी करते हैं। मोर देन रिटन एसएसबी पे ध्यान देना होता है कि असली जो एलिमिनेशन राउंड है वो ये एसएसबी वाला प्रोसेस है। ठीक है जी, उसके बाद आपका इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है, अलग अलग उनके बेंचमार्क हैं। जी दोस्त, जॉब प्रोफाइल, अगर हम इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करें
तो जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, एयरफोर्स एकेडमी है, नेवल एकेडमी है, इनमें जो उम्मीदवार अप्लाई कर रहे हैं उनको एक स्थायी जॉब मिलेगी, एक परमानेंट जॉब मिलेगी, यानी कि आपकी जो सेवा है वो लंबे समय तक चलेगी। लेकिन जो ओटी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिसमें मैथ नहीं पूछा जाता है, उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो है पेशकश की जाती है, यानी कि उनकी सर्विस मात्र 14 साल ही चलेगी। ओटी चुनने वाले उम्मीदवार को 14 साल की सेवा मिलती है, फिर वो एक्स सर्विसमैन बन जाएंगे और उसके बाद वो एक्स सर्विसमैन बन जाने के बाद और गवर्नमेंट के एग्जाम्स अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल ओनली फॉर ओटीए, महिला उम्मीदवार केवल ओटीए के लिए पात्र हैं, और वैसे ही महिला जो हैं इक्का दुक्का ही इसमें सिलेक्ट होती हैं। सही बात, वास्तविकता यही है कि ज्यादातर सिलेक्शन लड़कों का ही होता है। आर्मी की भी जो प्रेफरेंस है वो बॉयज को लेकर ही ज्यादा है। ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आते हैं उन एज देयर फर्स्ट चॉइस एज एनरोल्ड इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी फॉर 18 मंथ, जो फाइनल कट ऑफ क्लियर कर लिए हैं, एसएसबी भी क्लियर कर लिया, रिटन भी क्लियर कर लिया, उनकी फर्स्ट चॉइस इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। उनकी ट्रेनिंग होगी 18 महीने की, 18 माह की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो जाने के बाद दे आर एनरोल्ड एज ल्यूटेनेंट इन इंडियन आर्मी विद परमानेंट कमीशन। सबसे पहले जो आपकी एंट्री होगी वो एक ल्यूटेनेंट की पोस्ट पे होगी 18 मंथ की ट्रेनिंग के बाद। लेकिन ट्रेनिंग से ही आपकी सैलरी आना शुरू हो जाती है। ये मान के चलिए थोड़ी कम सैलरी आएगी आपकी जो है परमानेंट जॉब शुरू होने से पहले। ये ट्रेनिंग आपको जो है कंप्लीट करना कंपलसरी है। आप बीच में ट्रेनिंग छोड़ के नहीं भाग सकते। आपको इंडियन आर्मी के बेस में ही रहना पड़ेगा। घर वालों से मिलने के लिए बहुत ही कम आपको टाइम दिया जाएगा। ट्रेनिंग जो है बहुत ही रिग्रेसिव और यानी कि बहुत ही पंक्चुअल तरीके से होती है, जैसा कि आप मूवीज में भी देखते हो कि सुबह 4 बजे उठना, फिजिकल ट्रेनिंग होना, मेंटल ट्रेनिंग होना, जो आपको जो भी वहां पे सिखाया जाएगा वो बहुत ही डीप काम होगा। उसके बाद ट्रेनिंग इंडियन नेवल एकेडमी जो नेवी के लिए अप्लाई किए हैं, जिनकी फर्स्ट चॉइस नेवी है, जिनका सिलेक्शन नेवी के उस पर हुआ, उनकी ट्रेनिंग भी 18 महीने की होगी। जो नेवी में आप एंट्री करोगे वो सब ल्यूटेनेंट की पोस्ट से आप एंट्री करोगे नेवी में। उसके बाद फॉर एयरफोर्स एकेडमी, जो एयरफोर्स में जिनकी फर्स्ट चॉइस है आफ्टर सिलेक्शन, उन्हें 74 वीक्स की जो है ट्रेनिंग मिलेगी एट इन एयरफोर्स एकेडमी। 74 वीक्स की उनको ट्रेनिंग मिलेगी और आप फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट पे जो है एंट्री करोगे। सबसे बेसिक पोस्ट है फ्लाइंग ऑफिसर। ठीक है बच्चे, चलिए। डिपार्टमेंट्स थ्रू आईएमए और ओटीए, द कैंडिडेट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग गेट रिक्रूटमेंट टू द वेरियस ब्रांचेस लाइक। देखो इंडियन, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, नेवी एकेडमी है, एयरफोर्स एकेडमी, उनके अंदर भी इन्होंने बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं। जैसे कि आर्टिलरी कॉर्प्स, केवल हथियार गोला बारूद वाला अलग से डिपार्टमेंट है ना। इन्फेंट्री कॉर्प्स, आर्मर्ड कॉर्प्स, आर्मी एविएशन कॉर्प्स, आर्मी एयर डिफेंस, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, ऑर्डिनेंस, आर्मी सर्विस कॉर्प्स। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, इनमें अलग अलग मेरे दोस्तों काम है। इंडियन आर्मी अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ साल एक उसमें डिपार्टमेंट में काम करवाने के बाद आपको दूसरे डिपार्टमेंट भी स्विच कर सकती है अपनी सुविधा के हिसाब से, जैसे भी उनको रिक्रूटमेंट होगी अर्जेंसी पे। कैंडिडेट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग गेट रिक्रूटेड टू द वेरियस ब्रांच लाइक एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच। एक चीज और है कि अगर कोई आगे पढ़ना चाहता है तो उसको आगे पढ़ने का भी यहां पे मौका दिया जाता है सीडीएस के थ्रू। प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद उम्मीदवारों को विभिन्न शाखाओं में भर्ती किया जाता है। पहली एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, इंजीनियरिंग ब्रांच है और तीसरी जो है आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, जो इंडियन नेवी के लिए मैं बता रहा हूं। मैं ये मैंने किसके लिए बताया? ओनली इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए मैंने आपको बताया है कि उसमें मिलिट्री में ये डिपार्टमेंट्स हैं। नेवी में ये 3 डिपार्टमेंट्स और आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि सारे ही टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है, टेक्निकल ब्रांच है। इसी वजह से इंडियन नेवी में जाने के लिए आपसे जो है इंजीनियरिंग डिग्री मांगी है, बीटेक होना आपका कंपलसरी है जी। इंडियन एयरफोर्स में जो डिपार्टमेंट है, पहला फ्लाइंग ब्रांच और दूसरा यू विल रिसीव फ्लाइंग ट्रेनिंग टू बी ए पायलट ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट और ए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और ए हेलीकॉप्टर। देखिए 3 ही तरह की सर्विस होती हैं। या तो आप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट
फ्लाई करोगे, यानी कि कभी कभी जैसे केदारनाथ में कोई अनहैपनिंग होगी तो वहां से लोगों को आपको जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा, या कोई इंडियन आर्मी का कोई सामान आना है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। दूसरा हेलीकॉप्टर फ्लाई करना, और दूसरा आप जो आपका फाइटर प्लेन आप उड़ाते हो। ठीक है, तो इन 3 ब्रांचेस में आपको डाला जाएगा आगे। अगर हम सैलरी की बात करें तो ये जो है 5400 ग्रेड पे की जॉब है। जैसे कि हमारी एसएससी की जो टॉप मोस्ट पोस्ट है इस समय, जैसे कोई भी मान लीजिए आप जीएसटी, एक्साइज, इनकम टैक्स, व्हाटएवर, 4600 ग्रेड पे की जॉब है। सीडीएस एक 5400 ग्रेड पे की जॉब है, यानी कि सीडीएस में एंट्री करते ही आपको जो है एसएससी से ज्यादा सैलरी मिलती है। एसएससी में जो हाईएस्ट सैलरी है वो 72-73,000 के आसपास है, और सीडीएस में जो सैलरी है वो 90,000, 1 लाख प्लस आपकी मिनिमम बनती है। अगर आप इंडियन आर्मी या इंडियन मिलिट्री आर्मी में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और VCOAS है, VCOAS। ठीक है ना। इंडियन नेवी में आप सब लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कॉमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल और विकॉन्स, ये हाईएस्ट है। इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर, ये मैं आपको रैंकिंग बता रहा हूं कि अगर आपका प्रमोशन होगा तो इस रैंक पे आप जाओगे। फ्लाइंग ऑफिसर के बेसिक पोस्ट पे आप एंट्री करोगे, फिर आप लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कॉमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल और VCAS। यहां पे पे स्केल बताएगा कि लेवल 10 के पे स्केल पे आप एंट्री करोगे और लेवल 17 पे आप मैक्सिमम पहुंच सकते हो। सैलरी जो होगी स्टार्टिंग एंट्री पे 56,100 से लेके 1,77,500। एक्स्ट्रा वर्किंग अगर आवर्स आपके हैं तो उसके आपको तनख्वाह मिलती है दोस्त, और मैक्सिमम आप 2.5 लाख, 2,25,000 से 2.5 लाख की सैलरी पे आप पहुंच सकते हो मैक्सिमम। एक सीडीएस की जॉब में या आर्मी की जॉब में एक फायदा और है कैंटीन का। आर्मी कैंटीन का आपको एक कार्ड मिलेगा, और उस कार्ड में जो बहुत सारा सामान है, जैसे कि शूज हो गया, या ग्रोसरी का कोई सामान हो गया, या लिक्वर शराब की कोई बोतल होगी, वो बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाते हैं। वो इस पे किसी तरह का जीएसटी, CGST, IGST टैक्स वगैरह नहीं इंक्लूड होता है। यानी कि अगर आप एडिडास के जूते जो नॉर्मल हम लोग मॉल से 8,000 के लेते हैं, आपको 4,000, 4,500, 5,000 इस रेंज में मिल जाएगा। ठीक है, ये केवल आर्मी वालों के लिए होता है दोस्त, ये कार्ड आपका बनता है। ठीक है, और ये प्रमोशन हमने आपको बता दिया कि प्रमोशन में कितना कितना टाइम लगेगा। आप एंट्री किए इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट, इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट और इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर। पहला प्रमोशन आपका लगभग 2 साल में, दूसरा प्रमोशन आपका लगभग 6 साल में, तीसरा प्रमोशन आपका 13 साल में, और चौथा प्रमोशन आपका 26 साल में। यहां तक तो आपको जाना ही जाना है अगर आप एंट्री की हो। उसके बाद दोस्त आपकी योग्यता के आधार पर कि आपने इतने वर्षों में कैसा काम किया है, आपके डिसीजन कितने फ्रूटफुल रहे इंडियन आर्मी के लिए, देश के लिए, उसी के बाद ही आपके आगे की पोस्ट के लिए प्रमोशन होगा। और आपका काम उतना बेहतर नहीं है तो आप यहीं पर जाकर रुक जाओगे। ठीक है ना। ऑन सिलेक्शन बेसिस, ऐसा नहीं है कि आप सर्विस कर रहे हो और आपका आगे प्रमोशन होना ही होना है। एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है, वो इंडियन आर्मी के जो हाई लेवल के रैंकिंग ऑफिसर हैं वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक है बच्चे, फायदे इसमें बहुत सारे हैं कि साल में आपको 14 छुट्टी तो मिलती हैं, कैजुअल लीव्स होता है, सालाना की 14 छुट्टियां होती हैं, रेलवे कंसेशन, आप कहीं भी ट्रेवल करो रेल से, सपोज आप इंडियन आर्मी के किसी काम से जा रहे हो, या कभी कभार आपको फैमिली पिकनिक के लिए भी जा रहे हो, साल में एक आध बार के लिए मिलता है। आपका जो भी रेलवे का किराया बनाया आप उसका कार्ड सिंपली सबमिट करो, और जो भी आपका खर्चा हुआ है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, सैलरी के साथ ऐड होके। बच्चों की स्कूल फैसिलिटीज आपको दी जाती है, स्कूल की फीस, ऐसा नहीं कि आजकल तो बड़े महंगे महंगे स्कूल है, महीने की फीस 1 लाख है, नहीं। नॉर्मली सरकार के हिसाब से जितनी स्कूलों की फीस होनी चाहिए 4 से 5,000 रुपए पर बच्चे के हिसाब से, आपके बच्चे होने पर आपको स्कूल फीस दी जाएगी। एक बात और, कोई भी शादीशुदा आदमी सीडीएस का फॉर्म नहीं भर सकता। आप अविवाहित होने चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए। हां, गर्लफ्रेंड आपकी 10-20 हो तो भी चलेगा, लेकिन अविवाहित होना जरूरी है। एकोमोडेशन आपको मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, CSD फैसिलिटीज होंगी,
रिक्रिएशन ऑफ फैसिलिटीज, इंश्योरेंस और मेडिकल होगा। मेडिकल और इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से आपका फ्री होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा सा अमाउंट आपकी सैलरी में से काटा जाएगा, बहुत थोड़ा ही, लेकिन आपको जो एक आम आदमी बहुत मोटी मोटी किस्त कर भर के इंश्योरेंस और मेडिकल करवाता है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दिया जाएगा। एजुकेशन ऑफ फैसिलिटीज, मैंने पहले ही बताया कि भैया गवर्नमेंट आपको आगे पढ़ने का मौका भी देती है। आपको घर बनाने के लिए या किसी और काम के लिए, कार के लिए अगर लोन चाहिए तो आप इतनी अच्छी पोस्ट और जॉब पे हैं कि आपको कोई भी बैंक बहुत आसानी से जॉब लोन दे देगा, खासकर कोई सरकारी बैंक, एसबीआई और पीएनबी। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे अगर कोई बंदा अच्छे से सैलरी में से अपना जो डिडक्ट करवाता है और 30 साल की अगर सर्विस करता है तो मोटा मोटी उसको मान लो कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए का अमाउंट एट द एंड ऑफ सर्विस उसको मिलता ही मिलता है, ठीक है। अब जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी, इन्फ्लेशन होगा, वो अमाउंट कितना भी हो सकता है। अगर हम आज से 30 साल बाद की बात करें, अगर आप इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में शिद्दत से काम करते हो और आप हर साल अपनी सैलरी का एक अच्छा खासा अमाउंट डिडक्ट करवाते हो बिना निकाले हुए, तो 7 से 8 करोड़ रुपए आफ्टर 30 इयर्स आपको मिलेगा मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आर्मी कैंटीन, रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। ये वो हवाबाजी दिखाने वाली जॉब नहीं है कि दरोगा जी बन गए और जीप पे बैठ कर रील बना रहे हो। एक बहुत मैच्योर जॉब है, बहुत मैच्योर आदमी के लिए एक देश की जिम्मेदारी वाली जॉब है, ठीक है। तो ये इसके फायदे हैं मेरे दोस्तों। हिडन फायदे जो किसी और गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, स्कूल फैसिलिटीज, बढ़िया अकोमोडेशन, रेलवे कंसेशन, या फ्लाइट की जो है आपको फ्लाइट की जो है टिकट्स आप दिखाओगे तो भी अगर आर्मी की तरफ से किसी काम के लिए जा रहे हो तो उसका भी आपको पेमेंट आर्मी करेगी, ठीक है जी। इंश्योरेंस, मेडिकल, वो और किसी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता है अमूमन। यानी कि ये जॉब एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग, इन सभी जॉब से जो है बढ़िया है। बाकी हर आदमी की पर्सनैलिटी, एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। ये मैंने आपको सीडीएस के बारे में जानकारी बता दी सारी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो यूपीएससी के वेबसाइट पे जाके अभी ये फॉर्म भर सकते हैं। अभी लगभग जो है 9-10 दिन इसके फॉर्म ओपन है, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। जो अभी तो खैर लेट हो गया है, जिन बच्चों ने कतई तैयारी नहीं की थी वो सीडीएस 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो अगले साल जनवरी में इसके शायद फॉर्म आ जाएंगे सीडीएस 2025 के, और आपका पेपर वही मार्च या फरवरी में होगा, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। जिन जिन की इच्छा है इंडियन आर्मी में जाने की वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है। मैंने बहुत सारी जानकारी को इस एक सिंगल वीडियो में एक्चुअल डाटा के साथ जो है कंपाइल किया है। ये सारी पीपीटी स्लाइड्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। मैथ्स बाय गणप्रताप हमारी टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। सभी बच्चे हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन कर लो, ओपन है क्या, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लेंगे। हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन वहीं पे आपको मिलेगी। सीडीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन भी आपको वहां पर मिल जाएगा। हम एक बुक पे भी काम कर रहे हैं जिसमें सीडीएस में पिछले 10 साल में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा किया जाए और आपके एग्जाम से ये वाला पेपर होने से पहले पहले वो बुक हम आप तक अवेलेबल करवा देंगे दोस्तों, ठीक है। आज इतना ही, धन्यवाद भाई, बाय।